इसके पहले हम लोग मैथ्स 1 में 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण और फिर दूसरा चैप्टर किया था वर्ग समीकरण। अब हम लोग तीसरे चैप्टर के लिए चलेंगे। प्रकरण 3 मैथ्स 1 में गणित 1 में प्रकरण 3 है अंकगणितीय श्रृंखला। अब अंकगणितीय श्रृंखला में देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है हल करो। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हल करो। तो हल करो में आप जाके देखेंगे तो ये आपका देख लीजिए प्रश्न एक है हल करो और क्वेश्चन क्या है 1 + 5 + 9 + ... + x = 1770। कभी भी कोई चीज़ अगर बोला जाता है हल करो तो इसका मतलब आप हमेशा समझ के चलिए कि उसमें कोई ना कोई चरांक रहेगा, अक्षर रहेगा जिसका हमें मान निकालना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हल करो बोला है तो इसमें एक जगह आपको x दिख रहा है। जो अंतिम पद है अंकगणितीय श्रृंखला का जो अंतिम पद है वो क्या है x है। तो इसी अंतिम पद जो है x का मान हमें निकालना है। इसको हम tn भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो x है इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें देखिए हम आएंगे यहाँ पर और इस अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद पता करेंगे। तो पहला पद देखिए यहाँ पे कितना 1 है। 1 + 5 + 9 तो पहला पद कितना 1 है। तो प्रथम पद t1 बराबर कितना है 1 और सामान्य अंतर ज्ञात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सामान्य अंतर में देखिए निकाला है d = t2 - t1 5 - 1 4। आप चाहे तो एक और निकाल लेना यहाँ पे t3 - t2 9 में से 5 माइनस करो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भी आप ऐसा 2 निकाल सकते हो। मतलब यही t2 - t1 किया फिर इसी के बराबर लगा के यहाँ पे आप इसी आगे बराबर लगा के t3 - t2 = 9 - 5 = 4 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें d का मान मिल जाएगा। तो d का मान इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है। इसलिए हम यहाँ पे जब 2 मान 4 आ जाएंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि अंकगणितीय श्रृंखला है। तो यहाँ हम बता भी सकते हैं कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है। अब ये तो इसका प्रथम पद पता चल गया t1, या इसको प्रथम पद को a से भी प्रदर्शित करते हैं और फिर ये सामान्य अंतर d का मान पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इसका अंतिम पद देखिए कितना x। तो अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं tn से प्रदर्शित करते हैं। तो tn का मान कितना है x और फिर sn मतलब क्योंकि पूरे का योगफल देखिए पूरा जोड़ने के बाद 1770 आ रहा है। तो सभी पदों का जो योगफल होता है शुरुआत से लेकर अंत तक के जो पूरे पद हैं उनका योगफल होता है उसको sn से प्रदर्शित करते हैं। तो sn का मान कितना हो गया 1770। तो ये देखिए यहाँ पे sn का मान 1770। फिर यहाँ पे मैंने तीर इसलिए देखिए यहाँ पे एक तीर लगाया है। ये तीर ये बता रहा है कि हमें यहाँ से पहले यहाँ आ जाना है। पहले tn का जो सूत्र है ना वो tn का सूत्र लगाना है, फिर बाद में ये जो sn है ना sn का सूत्र लगाना है। तो पहले tn का सूत्र लगा के हमें ये पता करना है कि इसके पदों की संख्या n कितनी है, n का मान निकालना है। जब n का मान मिल जाएगा तब हमें sn का फॉर्मूला लगाना है और sn का फॉर्मूला लगाकर हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले tn का फॉर्मूला लगाया है। tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d। अब यहाँ से देखते हैं कि tn का मान कितना है। देखिए tn का मान कितना x है तो tn की जगह x रख दिया बराबर a का मान देखेंगे a का मान कितना है। देखिए 1 है a की जगह 1 रख दिया फिर प्लस n का मान हमें पता नहीं है n को वैसे ही रखेंगे n - 1 और d का मान यहाँ देखिए 4 है तो d का मान कितना रख दिया 4 रख दिया। अब इसका हम हल करेंगे और n का मान निकालेंगे। इधर तो x ही है, इधर देखिए 1 + 4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 4n और 4 का 1 से गुणा होगा 4।
फिर यहाँ देखिए 1 प्लस और -4 है, तो 1 और -4 कितना आएगा, -3। तो x इक्वल टू 4n, और ये 1 और -4 कितना आएगा, -3। ये -3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो +3 हो जाएगा, इधर बचेगा 4n, और फिर 4 का भाग दे देंगे इधर लाके, ये 4 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो n का मान मिलेगा x + 3/4। ये हमें n का मान चाहिए था, tn का फॉर्मूला लगा के हमने n का मान निकाल लिया। अब हम आएंगे फिर यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से पहले tn का फॉर्मूला लगा के n का मान निकाल लेना, तब इधर आना, लिखते समय नोटबुक में ये ध्यान रखना, तब आप ये लगाना Sn का। अब Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 T1 + Tn। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर हम पहला फॉर्मूला लगाना चाहें Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1t, तो क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये जो मैंने लगाया ये भी, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लग सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया दूसरा वाला, Sn इक्वल टू n/2 T1 + Tn। अब यहाँ पे देखिए Sn जिसका मान है वो रखा गया। देखिए Sn का मान पता है, Sn का मान यहाँ से देखिए 1770 है ना Sn का मान, तो यहाँ Sn की जगह 1770 रख दिया। n का मान मालूम है, तो n का मान यहाँ रखना था, लेकिन अभी यहाँ नहीं रखा, चलिए अगले स्टेप में रख देंगे। n/2 T1 मतलब पहला पद, तो T1 का मान देखेंगे तो T1 का मान यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। T1 का मान कितना है, 1 है, और तो T1 का मान यहाँ पे देखिए 1 रख दिया, और प्लस Tn का मान यहाँ देखिए x है, तो Tn का मान x रख दिया। अब यहाँ से देखिए ये 1770, अब n का मान रख दिया। n का मान रखते समय जरा लेट रहो, ध्यान से देखो, n का मान कितना है, यहाँ से n + 3/4 है। तो n का मान जब आप n + 3/4 रखोगे, n की जगह ऊपर जो n है उसकी जगह पे क्या रखना है, n + 3/4, फिर बटे 2, n + x + 3, x + 3/4, और फिर बटे 2। तो बटे 2 जब रखेंगे तो वो बटे वाला जो 4 है उसके साथ गुणे में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ज़रा, ये भिन्न का कॉन्सेप्ट है कि n का मान आप चाहे तो स्टेप बढ़ा लेना, पहले बटे 2 करना, बाद में वो 2 को 2/1 लिख लेना, फिर बाद में वो गुणे में जाके 1/2 हो जाएगा। तो आप जो मैंने यहाँ पे किया है डायरेक्ट वही स्टेप आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं उसको, 3 स्टेप आपका बढ़ेगा पर यही चीज़ आएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, देख लेना, n का मान x + 3/4 है, n की जगह पे x + 3/4 रख दिया, और बटे 2 है, तो वो 2 जो बटे वाला 4 था उसके साथ आ जाएगा, और ये 1 + x। अब इसी को हल करके हमें x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो 4 दूना 8 आएगा, और ये 8 का उस तरफ लेके जाके क्योंकि भाग है उस तरफ जाएगा, 17 को 1770 के साथ गुणा हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x + 3 ऊपर वाला, इधर 1 + x। अब इधर गुणा करेंगे, गुणा करना आपको आता है, पहले x जाएगा 1 और x से गुणा करेगा, फिर 3 जाएगा 1 और x से गुणा करेगा। पहले x का गुणा 1 से करेंगे x आएगा, फिर x का गुणा x से करेंगे x² आएगा, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 का गुणा x से करेंगे 3x आएगा, और इधर 8 का गुणा 1770 से करेंगे तो 14160 आएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो आपका है x², और इधर 3x और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 4x, 3x और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ से देखिए +3 है, ये +3 बराबर किधर आएगा, तो ये +3 अपनी जगह रहेगा, ये 14160 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, x² + 4x, प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या कहते हैं, 14160 में 3 घटाएंगे 14157 आएगा। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड यहाँ से देखिए किया गया है, 14157, बीच वाला पद कितना है 4, यहाँ से देखिए 4, दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 14157, जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 121 और 117 है, 121 में 117 का गुणा करेंगे तो 14157 आएगा, और 121 में 17 घटाएंगे तो 4 आएगा। बड़ी संख्या 121 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस लगाएंगे, और छोटी संख्या 117 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस लगाएंगे। तो इस तरीके से गुणनखंड करना आपको आता ही है। x² + 121x - 117x
-14157 इक्वल टू 0। 4 पद हो गए, दो दो को साथ लिया, इसमें x कॉमन लिया, x प्लस 121 आएगा। यहाँ 117 कॉमन आएगा क्योंकि 117 से इसमें भाग जाएगा 14,157 में। तो जब भाग देंगे 117 से 14,157 में तो वही आएगा 121। ध्यान रखना है यहाँ माइनस कॉमन लिया, इसलिए माइनस को प्लस बना देगा यहाँ ब्रैकेट में। फिर दोनों ब्रैकेट के देखेंगे x प्लस 121 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 117। अब एक बार इसको जीरो किया, एक बार इसको जीरो किया, x बराबर इधर प्लस 121 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 117 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x के दो मान मिल गए, एक हुआ -121 और दूसरा हुआ x इक्वल टू 117। यहाँ पे ध्यान रखना कि x का मान -121 और 117 में कौन सा उचित मान है। मैंने बोला था जब दो मान मिलते हैं तो आपको देखना होता है कि उसमें उचित मान कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो x का मान अगर हम -121 लें तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ x है ना अंतिम पद है, और पद जो tn का मान है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जब हम यही x का मान यहाँ पे रखते हैं पदों की संख्या में n इक्वल टू x प्लस 3/4 में रखते हैं तो x का मान देखिए -121 रख दिया प्लस 3/4 तो -118/4 आएगा, मतलब माइनस में मान आ जाएगा। और माइनस के साथ साथ बटे में भी आ रहा है, लेकिन एक कोई बता देते हैं जे, क्योंकि n का मान ना तो बटे में आता है और ना तो माइनस में आता है, बराबर है। तो ये यहाँ पे n का मान देखिए माइनस में आ रहा है, जबकि n जो होता है पदों की संख्या जो होती है हमेशा वो प्राकृतिक संख्या में आती है। तो यहाँ लिखिए जबकि पदों की संख्या ऋण नहीं होती है, जबकि यहाँ पदों की संख्या n का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए x का मान हम -121 नहीं ले सकते, वो गलत मान है। तो इसका मतलब x का मान कितना लेंगे, 117 लेंगे। और जब x का मान 117 सही हो गया तो यही आपको निकालना था। हल करो का मतलब x का मान हमें निकालना था और हमें x का मान मिल गया कितना, 117। यही उत्तर हो गया। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, प्रश्न 2 है 10 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो एक बार केवल शुरुआत हमें वो संख्या पता करनी है, वही ज़रा आपको ध्यान से समझना है। अगर वो आप समझ गए, वो लॉजिक समझ गए, उसके बाद फिर तब ये अपना इजी हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे कि 10 से 300 तक 4 से विभाजित संख्याएं। अब 4 से विभाजित संख्याएं तो 10 से 300 तक ये होती हैं कि 10 तो 4 से विभाजित होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, पर 12 होता है, फिर 16 होता है, फिर 20 होता है, 24 होता है। अंतिम संख्या पे जाएंगे तो 300 जो है वो 404 से कटता है। ये तो 4 से विभाजित संख्या है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि संख्याएं जो है वह 4 से विभाजित करने पर 3 शेष बचना चाहिए। मतलब जब हम 4 से काटें तो शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए वहाँ पर 3। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका एक तरीका है कि यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम 10 के बाद 10 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 दूना 8, 2 शेष बचेगा, क्योंकि 10 में 60 घटाएंगे तो 2 बचेगा। लेकिन अगर आप 11 लेते हैं तो 11 में अगर आप भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। इसका मतलब पहली संख्या जो है 10 के बाद वो 10 नहीं है बल्कि 11 है। 11 ऐसी संख्या है 10 और 300 के बीच में, पहली संख्या 11 है। ध्यान रखनी है, वो संख्या 10 और 300 के बीच, मतलब उसमें 10 और 300 भी शामिल है क्योंकि तक लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पहले बताया था। जब बोलेगा 10 से 300 के बीच तब आपको 10 और 300 नहीं लेना बल्कि 10 के बाद 11 लेना और 300 के पहले 299 तक लेना है। लेकिन जब 10 से 300 तक बोलता है तो 10 और 300 भी उसमें शामिल रहता है। लेकिन जब हम 10 को देख रहे हैं कि 10 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो फिर वह संख्या उस संख्या में शेष 2 बचेगा, जबकि शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ना लेके कौन सा लेंगे, 11 लेंगे। अगर 11 में आप 4 का भाग दोगे तो वहाँ पे 3 शेष बचेगा। दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए 12 है, 12 में 3 जोड़ दो मतलब 15। 15 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ऐसे देखिए 16 है, 16 में 3 जोड़ दोगे तो 19 होगा। 19 में अगर आप 4 का भाग दे के देखो तो 3 शेष बचेगा। ऐसे ही ये 24 है, 24 में 3 का भाग देंगे तो
24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 में 3 का भाग देंगे, 27 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसी तरीके से लास्ट संख्या देखेंगे 300, लास्ट वाली संख्या 300 है, लेकिन अगर 300 में 3 जोड़ेंगे तो 303 हो जाएगा, जबकि हमें केवल 300 तक ही संख्या लेनी है। ध्यान से देखना, 300 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 303, लेकिन 303 जो है वह संख्या हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें 300 तक की ही संख्या लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 300 के पहले वाली संख्या देखेंगे। 300 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 296। इसका मतलब 300 पहले यहाँ कौन सी संख्या आएगी 296 आएगी। तो 296 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो 299 आएगा। 299 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो आपको 3 शेष बचेगा। आप भाग दे के देख सकते हो, 299 भागे 4 करो, देखो आपको 3 शेष बचेगा। इस तरीके से हमें एक अंगगणितीय श्रृंखला मिल गई। पहला पद क्या मिला, पहला पद हमें मिल गया 11। पहला पद कौन सा मिलेगा, पहला पद मिलेगा 11, दूसरा 12 3 15, तीसरा 16 3 19, चौथा 20 3 23 और पांचवा 296 में 3 जोड़ेंगे 299। ये देखिए एक अंकगणितीय श्रृंखला है, सब में 4-4 का अंतर है। और ये जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं, अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो सभी में 3-3 शेष बचेगा। तो वही बोला था कि 10 से 300 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला हो गई। अब हमें इसमें पता करना है कैसी, तो ये पता करना है कि ये इसके बीच में कुल कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं। जब बोलता है इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको n का मान निकालना है। तो अब तो आसान हो गया। आगे पहला पद t1 का मान कितना हो गया 11। यहाँ पे ज़रा चेंज कर लेना, यहाँ पे 15 नहीं रहेगा बल्कि t1 का मान कितना रहेगा वहाँ पे 11 रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको ज़रा बना लेना। t1 का मान कितना करना, t1 का मान कर लेना यहाँ पे 11। ये 15 को कट कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे देखिए, इसको ज़रा आप इसको बना लो 11। तो ये 15 में कट कर दिया, यहाँ पे 11 आएगा क्योंकि पहला पद मैं 15 लिख दिया हूँ, जबकि पहला पद कितना रहेगा 11 रहेगा। ओके, तो उसको आप 11 बना लेना। उसके बाद फिर तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ए का मान 11 हो जाएगा, तो इसको 11 मान लेना। और फिर क्या करेंगे, जब ए का मान 11 आ जाएगा सामान्य अंतर डी का मान निकालेंगे। सामान्य अंतर डी का मान कितना हो जाएगा, सामान्य अंतर डी का मान हो जाएगा, यहाँ से देखिए सामान्य अंतर डी का मान T2 माइनस T1। 15 में से 11 घटाएंगे। अब हमने तो 19 में से 15 घटाया क्योंकि ये 11 थोड़ा कोने में था इसलिए मुझे नहीं दिखा शायद, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे भी ज़रा बना लेना T2 माइनस T1। मैंने लिखा है 19 माइनस 15, आप ज़रा इस पे को भी बना लेना। 19 माइनस 15 की जगह लिख लेना 15 माइनस 11। जो मैं अभी हाल भेजूँगा उसमें बना के भेज दूँगा कि यहाँ पे 15 माइनस 11 रहेगा और ये हो जाएगा 4। तब अंतिम पर Tn का मान कितना है 299। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। अब Tn का मान कितना है, देखिए Tn का मान 299 है, बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिए n का मान तो निकालना ही है, d का मान 4 है। अब ये 4 का n से गुणा करेंगे 4n, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा। फिर 7 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा और 299 में 7 घटाएंगे तो 292 आएगा। अब 4n बराबर 292, फिर 4 का भाग दे देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 73 आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कुल अभी संख्या कितनी हो गई 73। तो 10 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अगर 4 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। तो 10 से 300 के बीच कुल 73 संख्याएं हैं जिसमें अगर 4 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा। इस तरीके से हमने आपको ये 2 उदाहरण करा दिया। यहाँ पे यही ध्यान रखना, a का मान आपको 11 लिखना है और यहाँ T2 माइनस T1 में 15 माइनस 11 करके 4 लिखना है। 2 यहाँ पे मिस्टेक से उसको बना लेना है।